हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स बैटरी चार्जेस। आप इंडस्ट्री में इसमें बहुत ही बार देखा होगा बैटरी चार्जर्स। बहुत सारे बैटरीज है जो बैकअप के लिए बहुत डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। और उस बैटरी को मेंटेन करने के लिए या नहीं तो जो डीसी सप्लाई का रिक्वायरमेंट्स की वजह से हम जो बैटरी चार्जर्स यूज़ करते हैं उसके बारे में बेसिक से लेकर इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो शुरू करेंगे हमारा वीडियो। पहले ये बैटरी चार्जर है बेसिकली आते हैं फ्रेंड्स रिलायबल पावर सप्लाईज में आते हैं फ्रेंड्स। रिलायबल पावर सप्लाई से दो प्रकार का होता है, एक है डीसी पावर सप्लाई से और एसी पावर सप्लाई से। कहाँ डीसी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? बेस्ड ऑन लोड है, जिसका रिक्वायरमेंट डीसी सप्लाई का है उस जगह हमको डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं। जहाँ डीसी सप्लाई चाहिए हमको वहाँ हमको बैटरी चार्जर का ज़रूरत है फ्रेंड्स। ये जनरली हमको इंडोर लोकेशंस में रहते हैं फ्रेंड्स बैटरी चार्जर्स। सबस्टेशंस में या कंट्रोल रूम्स में रहते हैं। और ये बेसिकली आउटडोर लोकेशंस के लिए डिज़ाइन नहीं है फ्रेंड्स, इंडोर में ही रहते हैं मोस्टली। और इसका जो लोड है वो यूज़ करते हैं फ्रॉम हम इलेक्ट्रिकल स्विच गियर का। जो हमारा इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस का स्विच गियर से उसकी कंट्रोल सप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं। और हमारा फायर अलार्म सिस्टम्स के लिए हम लोग एफ पैनल जो फायर अलार्म एंड कंट्रोल पैनल है, अनाउंसिएशन पैनल यूज़ करते हैं। उसकी सप्लाई के लिए भी यूज़ करते हैं। हमारा टेली कम्युनिकेशन के लिए जो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है फ्रेंड्स, मोस्टली यूनिवर्सली जो हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज पे चलते हैं 48 वोल्ट डीसी पे चलते हैं हमारा टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है। उसमें भी हम लोग जो डीसी सप्लाई का लोड है 48 वोल्ट है, इसीलिए हमको वहाँ 48 वोल्ट का बैटरी चार्जर का ज़रूरत पड़ता है। और बहुत सारे सोलेनॉइड वाल्व्स है फ्रेंड्स, उसमें भी हमको डीसी सप्लाई का ज़रूरत पड़ते हैं। और जो फील्ड स्विचेस है लाइक फ्लो, प्रेशर, इसका कंट्रोल सप्लाई के लिए भी ज़रूरत पड़ते हैं डीसी सप्लाई। और ये सबसे क्रिटिकल एप्लीकेशन है फ्रेंड्स हमारा क्रिटिकल लाइटिंग सप्लाई फ्रेंड्स। जो हमारा प्लांट में या हमारा सबस्टेशंस में जो हमको लाइटिंग भी हमको 3 प्रकार का लाइटिंग होते हैं, एक नॉर्मल लाइटिंग, दूसरा इमरजेंसी लाइटिंग, तीसरा एक क्रिटिकल लाइटिंग है फ्रेंड्स। जो क्रिटिकल लाइटिंग इन केस ऑफ अगर हमको प्लांट में पूरा पावर फेलियर हो गया, तब हमको पूरा सिस्टम अंधेरा हो जाएगा। हमको इमरजेंसी हैंडल करने के लिए सबसे क्रिटिकल चीज़ है लाइटिंग है। सो उस लाइटिंग के लिए हम लोग ये बैटरी बैकअप का थ्रू डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं। वो बैटरी चार्जर से आते हैं, बैटरी चार्जर और इसका बैटरी से। सो उस लाइटिंग को हम क्रिटिकल लाइटिंग बोलते हैं। ये हर इंडस्ट्री में आपको देखने में मिल जाते हैं फ्रेंड्स। बोथ इंडोर लोकेशंस में भी, कंट्रोल रूम्स में, सबस्टेशंस में भी। इवन हमारा जो कंट्रोल रूम्स का जो एग्जिट दिखते हैं कंट्रोल रूम्स में, या इवन हमारा थिएटर्स में, आप कभी भी थिएटर मॉल्स में गया तो आपको एग्जिट जो दिखते हैं इंडिकेशन है, जो एग्जिट इंडिकेशन है, वो सब जनरली क्रिटिकल लाइटिंग होते हैं फ्रेंड्स। सो हमको सेफ एवैक्यूएशन के लिए वो सब क्रिटिकल लाइटिंग सप्लाई होते हैं फ्रेंड्स। वो डीसी सप्लाई से आते हैं, हमारा रिलायबल डीसी सप्लाई से। और हमारा नेक्स्ट रिलायबल सप्लाई है फ्रेंड्स एसी सप्लाई है। वो हमको सोर्स है फ्रेंड्स यूपीएस सिस्टम। इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस किया फ्रेंड्स हमने पहले वीडियोस में। सो यूपीएस सिस्टम्स यूज़ करते हैं। ये यूपीएस सिस्टम्स जनरली कंट्रोल रूम्स में रहते हैं, सबस्टेशंस में नहीं रहते हैं, क्योंकि यूपीएस सिस्टम से का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स एयर कंडीशनिंग चाहिए। इसीलिए जो कंट्रोल रूम में ऑलरेडी हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का रैक रूम का वजह से उसको एम्बियंस टेम्परेचर है बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। सो यूपीएस सिस्टम से उसमें एम्बियंस टेम्परेचर है, जो एम्बियंस है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। इसीलिए यूपीएस को जनरली हम कंट्रोल रूम में रखते हैं। लेकिन बैटरी चार्जर है थोड़ा रग्ड सिस्टम है। वो क्यों मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बैटरी चार्जर में हमारा एस सी आर यूज़ करते हैं, वो बहुत ही रग्ड है, मतलब बहुत ही ड्यूरेबल है और बहुत लॉन्ग एम्बियंस रेंज तक ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए बैटरी चार्जर्स को नॉन एयर कंडीशन रूम में भी, मतलब जहाँ एसी नहीं है वहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन मोस्टली यूपीएस सिस्टम को हम एयर कंडीशन सिस्टम्स में ही देखते हैं। इसीलिए मोस्टली जहाँ एयर कंडीशन है वहाँ कंट्रोल रूम में रहते हैं। अगर यूपीएस सिस्टम्स को अगर सबस्टेशंस में रखा तो उसको मोस्टली आपको दिखने में मिलते हैं फ्रेंड्स, वो एयर कंडीशन रूम है, अलग रूम में, इस सेपरेट रूम में इसको बनाते हैं फ्रेंड्स।
और नेक्स्ट है इसका यूपीएस सिस्टम का जो लोड्स है फ्रेंड्स, हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है जो इंस्ट्रूमेंटेशन का, वो है। और या नहीं है तो हमारा ईएसडी इमरजेंसी शटडाउन के लिए जो यूज़ करते हैं हम पीएलसी, वो हो सकते हैं। या हमारा इंस्ट्रूमेंट एनालाइजर्स है जो फील्ड में रहते हैं, वो है। या फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या फील्ड कंट्रोल पैनल से वहाँ फील्ड में जो रहते हैं। या नहीं है तो जो हमारा ईसीएस सिस्टम है, इसके थ्रू हमारा लोड शेडिंग होते हैं, इलेक्ट्रिकल या स्टीम लोड शेडिंग होते हैं, वो है। इलेक्ट्रिकल लोड शेडिंग या स्टीम लोड शेडिंग या इंस्ट्रूमेंट एयर का लोड शेडिंग होते हैं, वो सब हमारा जनरली कुछ ईसीएस या स्कैडा पैनल का थ्रू होते हैं। उस सिस्टम को हम यूपीएस सप्लाई यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है हमारा वीएफडीज का, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स हैं। इसका जो कंट्रोल सप्लाई के लिए भी हम यूपीएस सप्लाई यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप कभी भी सोच लिया होगा फ्रेंड्स, यूपीएस सप्लाई जहाँ फील्ड एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का थ्रू देते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा अभी टॉपिक तो मतलब ये है फ्रेंड्स, ब्लॉक डायग्राम में आपको बता रहा हूँ। पहले हमारा चार्जर का, चार्जर में क्या होता है फ्रेंड, यूनिवर्सल हमको 3 फेज एसी सप्लाई हमको दे रहा था। और एक रेक्टिफायर है, सिंपल रेक्टिफायर है फ्रेंड्स। सिंपल हमारा एक रेक्टिफायर है, उसमें सिंपल रेक्टिफायर में एसी टू डीसी हम कन्वर्ट करते हैं। और इसका रेक्टिफायर का आउटपुट में बैटरी रहते हैं और लोड को फीड करते हैं। इन केस हमारा इनपुट सप्लाई चला गया तो बैटरी हमारा लोड को फीड करते हैं, इसीलिए एक रिलायबल सोर्स है। ऐसे ही हमारा यूपीएस सिस्टम है फ्रेंड्स, सिंपली आप समझ लीजिए यूपीएस सिस्टम इज लाइक चार्जर प्लस इन्वर्टर है। अगर आप चार्जर का बाद एक इन्वर्टर को लगाया तो वो यूपीएस सिस्टम बन जाता है फ्रेंड्स। लेकिन अभी आज का हमारा वीडियो का हमारा टॉपिक है बैटरी चार्जर है। यूपीएस के बारे में आप हम ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, अगर आप मिस हो गए तो उसको वीडियो को देख लीजिए। अभी हम सिर्फ चार्जर के बारे में डिस्कस कर देंगे फ्रेंड्स। चलो शुरू करेंगे। हमारा चार्जर में जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है, जो मेन कंपोनेंट है हमारा चार्जर का, वो है हमारा रेक्टिफायर है। अगर आप इसीलिए हम पहले रेक्टिफायर के बारे में समझ लेंगे फ्रेंड्स। रेक्टिफायर के बारे में समझने के लिए सबसे पहले रेक्टिफायर क्या होते हैं फ्रेंड्स। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है, वो अल्टरनेटिंग करंट एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है फ्रेंड्स। ठीक है। और रेक्टिफायर से बेसिकली डिफरेंट क्लास का रेक्टिफायर होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होते हैं, उसमें सिर्फ डायोड्स यूज़ करते हैं। इसमें हमारा जो भी इनपुट सप्लाई आते हैं एसी सप्लाई, उसका प्रोपोर्शनेटली हमारा डीसी सप्लाई है। बेसिकली हमारा 1.35 टाइम्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज है, हमको आउटपुट डीसी में मिलते हैं फ्रेंड्स। उसमें डीसी का आउटपुट में कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि डायोड्स आर अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस है। इसका ऑन ऑफ कब करना है हमको कंट्रोल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल रेक्टिफायर है। इसमें हमारा आउटपुट डीसी वोल्टेज रेक्टिफायर का कितना है वो हम चेंज कर सकते हैं, वो हमको कंट्रोल कर सकते हैं। किसकी थ्रू, हमारा एस का थ्रू, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर से फ्रेंड्स। इसके बारे में डिटेली हम डिस्कस करेंगे। और ये कंट्रोल रेक्टिफायर में भी दो तरफ का रेक्टिफायर है फ्रेंड्स। ये कि फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर है, जिसमें सारे डिवाइस एस से तो उसको फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं। दूसरा ये ऑफ कंट्रोल रेक्टिफायर है, उसमें आधा डिवाइस एस से आधा डिवाइस डायोड्स रहते हैं फ्रेंड्स। तो इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इसके बारे में। पहले हम बेसिक डायोड का ऑपरेशन देख लेंगे। डायोड एक ऐसा डिवाइस है फ्रेंड्स, वो यूनी डायरेक्शनल में ही करंट फ्लो करते हैं। और इसमें दो टर्मिनल्स रहते हैं, एक एनोड और कैथोड है। इसका करंट हमेशा एनोड टू कैथोड ही फ्लो करते हैं, वो कभी भी कैथोड टू एनोड करंट को फ्लो को अवॉइड करते हैं और उसको जाने ही नहीं देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसीलिए इसको यूनी डायरेक्शनल डिवाइस बोलते हैं। सो ये डिवाइस हमेशा एनोड टू कैथोड ही फ्लो होते हैं। और इसको फ्लो करने के लिए ये डायोड फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, वो तब होते हैं एनोड में पॉजिटिव सप्लाई मिलना चाहिए और कैथोड के अक्रॉस नेगेटिव सप्लाई मिलना चाहिए। मतलब ये डायोड ऐसा फॉरवर्ड बायस, मतलब एनोड में पॉजिटिव मिला और कैथोड में नेगेटिव मिला, इसके अक्रॉस पॉजिटिव में वोल्टेज मिला था एनोड टू कैथोड देखने के टाइम पे, तब इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अभी एग्जांपल देख रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर ये बैटरी ऐसा पॉजिटिव को एनोड में कनेक्ट किया था, ऐसे लैंप का थ्रू नेगेटिव को कनेक्ट किया, तो तब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में, सो ये लैंप हमको जलते हुआ दिखने लग जाएगा फ्रेंड्स। मतलब ये लैंप ग्लो होते हैं। अगर इस बैटरी को उल्टा कर दिया या डायोड को रिवर्स डायरेक्शन रिवर्स कर दिया,
तब क्या होते हैं, डायोड रिवर्स बायस में होते हैं, वो करंट को प्रोहिबिट करते हैं, करंट को जाने ही नहीं देते हैं, इसीलिए आपको लैंप बिल्कुल नहीं जलेगा। ठीक है, आप या बैटरी को रिवर्स कर दो या डायोड को रिवर्स कर दो, जब डायोड अगर रिवर्स बायस में, वो लोड को करंट फ्लो होने ही नहीं देगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा सिंपल डायोड है। अगर ये डायोड में इन केस हमने एसी सप्लाई दिया था, जो एसी सप्लाई है पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स दोनों हैं, अगर उसको दिया, तब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा डायोड में सिर्फ हमको आउटपुट में, अगर आप एक ऑसिलेटर लगाया तो, एक स्क्रीन लगाया तो इसमें सिर्फ आपको पॉजिटिव साइकिल ही दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में ही फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं, नेगेटिव साइकिल में यहाँ नेगेटिव वोल्टेज मिल रहे हैं एनोड में, इसीलिए ये कंडक्ट नहीं करेगा, सिर्फ हमको पॉजिटिव साइकिल ही दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये सिंगल डायोड में वजह से ये सिर्फ आधा वेवफॉर्म ही हमको कैप्चर कर पा रहा था, बाकी आधा वेवफॉर्म ऐसे ही यूज नहीं हो रहे, और इसका जो डीसी वोल्टेज भी आधा ही होगा, मतलब बहुत कम होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको फुल वेव, इसको बोलते हैं ऑफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ऑफ वेव आधा वेव फॉर्म को ही ये रेक्टिफाई कर रहा था, इसीलिए हमको फुल वेव करने के लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे हम इनपुट देते हैं, लेकिन आउटपुट में दोनों पॉजिटिव ऑफ साइकिल्स और नेगेटिव ऑफ साइकिल्स से एक ही फेज, मतलब एक ही डायरेक्शन में दिखेगा हमको। ये अचीव करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमारा पॉजिटिव साइकिल में जो जो भी हमको पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पॉजिटिव मिलते हैं, तब हमारा 2 और 3 डायोड 2 पॉजिटिव में ऐसे फ्लो हो जाएगा फ्रेंड्स। 2 और 3 ये दोनों पॉजिटिव में कंडक्ट करते हैं फ्रेंड्स, और नेगेटिव में ये 1 और 4 कंडक्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पॉजिटिव आ गया है, और जब पॉजिटिव हो गया है तो ये ऐसे डायोड 2 का थ्रू लोड में जाकर और 3 का थ्रू रिटर्न आकर ये लोड में जाते हैं, सोर्स में कनेक्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसे जब नेगेटिव होते हैं फ्रेंड्स, नेगेटिव होने के टाइम पे ये 1 और 4 कंडक्ट करते हैं, सच दैट आउटपुट में फिर भी डायरेक्शन का चेंज नहीं होते हैं फ्रेंड्स। अगर नेगेटिव हो गया फ्रेंड्स, नेगेटिव हो गया तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा डायरेक्शन यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव मतलब, सो तब भी हमको करंट का डायरेक्शन ऐसे ही मिलेगा फ्रेंड्स। सो लोड में हमेशा डायरेक्शन सेम रहते हैं, इसीलिए इसको डीसी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है फ्रेंड्स। लेकिन हमको डीसी, इसका डीसी आउटपुट वोल्टेज को और भी बढ़ाना है और रिपल को कम करना है, तब हमको क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम 3 फेज सोर्स यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और 3 फेज है, हमको अबंडेंटली हमारे इंडस्ट्रीज में हर जगह 3 फेज का सोर्स ही अवेलेबल है, सिंगल फेज का मतलब हम जनरली मत कम यूज़ करते हैं, और 3 फेज का सोर्स ही ज़्यादा है, इसीलिए हमको बहुत जगह आपको 3 फेज का रेक्टिफायर दिखने लग जाते हैं। और अगर सिर्फ डायोड से 3 फेज का अगर बनाया तो इसको 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, हर फेज में दो दो डायोड से ऐसे सीरीज, मतलब ऐसे डायरेक्शन में लगाते हैं फ्रेंड्स, और बीच से हमारा सप्लाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस वेवफॉर्म में पॉजिटिव है तो ये डायोड कंडक्ट करेगा, अगर नेगेटिव है तो ये डायोड कंडक्ट करेगा। ये आपको पता है फ्रेंड्स, अगर 3 फेज सिस्टम है तो इसका अगर आर फेज में करंट जा रहा है तो इसका जो रिटर्न पाथ है वाई या बी होगा, जिसका वोल्टेज बहुत नेगेटिव में होते हैं उसकी थ्रू करंट जाता है फ्रेंड्स। सो ऐसा इसमें अगर देखेगा तो ऐसा, सो अगर 3 फेज वेवफॉर्म में अगर देखेगा तो ये आर वाई बी का वोल्टेज है फ्रेंड, जो अगर 3 फेज सिस्टम में जो लाइन टू लाइन हमने कनेक्ट किया है 3 वायर सिस्टम में, तो इसीलिए इसका लाइन वोल्टेजेस ये ऐसे बनते हैं, जो सबसे पॉजिटिव हाईएस्ट वोल्टेजेस जो आते हैं वो सेम टू सेम है हमारा लोड में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स, सेम टू सेम हमारा लोड में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका बारे में हमने हमारा डिजिटल ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर फ्रेंड्स डीएवीआर का टॉपिक में इन डिटेल इसका वेव फॉर्म क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसका सारे डिस्कस किया फ्रेंड्स। अगर उस वीडियो को भी देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो इसमें आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, इसमें अनकंट्रोल्ड वोल्टेज है फ्रेंड्स, मतलब इस वोल्टेज में हमको हम ऐसे ही मिलेगा आप हर कंडीशन में, क्योंकि डायोड से उसको आप कब ऑन करना है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमको कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए हमको एस चाहिए फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। एस 3 टर्मिनल डिवाइस है फ्रेंड्स। इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, जनरली एनोड टू कैथोड करंट कंडक्ट ही नहीं कर सकते हैं, तब तक इसको गेट को, अगर गेट में करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ गेट एक कंट्रोल डिवाइस है, अगर गेट और कैथोड का थ्रू आप मिनिमम जो गेट करंट है इतना फ्लो करेगा तो
ये एनोड टू कैथोड आप कंडक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो बेसिकली आप कब इस डिवाइस को ऑन कर सकते हैं, उसका गेट का ऊपर कंट्रोल है। जब आप गेट का मिनिमम करंट दे दोगी तब ये डिवाइस कंडक्ट होने चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। सो हमारा हाँ पास कंट्रोल है, ठीक है। सो और एस भी ऐसे है फ्रेंड्स, ये अगर ये वोल्टेज को एक बार एस ऑन हो गया फ्रेंड्स, एक बार एस मतलब एनोड में पॉजिटिव है, कैथोड में नेगेटिव आ गया, और गेट का थ्रू जब गेट को हम करंट दे देंगे तब एनोड टू कैथोड करंट कंडक्ट हो जाएगा। और इसको बंद होने के लिए दो कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, एक वोल्टेज का कंडीशन है, दूसरा करंट का कंडीशन है। दोनों मीट होना चाहिए तभी ये एस बंद होगा। पहले वोल्टेज का कंडीशन है फ्रेंड्स, ये थायरिस्टर आपको रिवर्स बायस होना चाहिए, मतलब एनोड में नेगेटिव और कैथोड में पॉजिटिव जब आएगा तो ये थायरिस्टर रिवर्स बायस हो जाएगा। और दूसरा ये इसका जो करंट है, जो एनोड टू कैथोड का जो करंट है वो हमारा होल्डिंग करंट से नीचे आना चाहिए फ्रेंड्स। तब ये दोनों कंडीशन मीट हो जाते हैं, ये थायरिस्टर बंद हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स। सो इसका कंडक्शन हम लोग कब करना है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं इस थायरिस्टर में, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर आप अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है जो डायोड का थ्रू बनाया था, इसमें आप देखेगा तो हमेशा एक ही वेवफॉर्म आते हैं और ऐसे ही आते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जब आप एस यूज़ किया था तब आपको क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका अगर फायरिंग एंगल जीरो है तो ऐसे वेवफॉर्म बना सकते हैं, अगर फायरिंग एंगल सेट किया तो आपको वेवफॉर्म को ऐसा कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमारा जो एवरेज डीसी वोल्टेज है उसमें कम हो रहा है, इसीलिए हमारा एवरेज जी डीसी वोल्टेज है, जो हमारा डीसी वोल्टेज को आउटपुट डीसी वोल्टेज को हमको हमारा रेंज के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं एस का थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर हमको ये थ्री फेज है फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ब्रिज है फ्रेंड्स, इसमें बोला था मैंने सारे की सारे डिवाइसेस एस होगा, इसीलिए इसको फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस बोलते हैं। और जिसमें आधा डिवाइसेस एस से और आधा डिवाइसेस बाकी आधा डिवाइसेस डायोड से, तो उसको बोलते हैं हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज है फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स हमारा इसका सीक्वेंस हम देख लेंगे। अगर फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज में अगर थ्री फेज सप्लाई दिया तो इसका सीक्वेंस है फ्रेंड्स, जनरली वो 30 to 90 डिग्रीज में S1 और S6 है, ये दोनों फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है, मतलब सबसे मैक्सिमम वोल्टेज मिलते हैं फ्रेंड्स ये दोनों को। और इसका सीक्वेंस भी हम ऐसे ही चालू करते हैं। और 90 to 150 रेंज में हम S1 और S2 को चालू करते हैं, और 150 to 210 डिग्रीज में S2, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा 150 to 210 डिग्रीज में S2 और S3 को कंडक्ट करते हैं, ऐसे इस सीक्वेंस में हम चालू करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बारे में फ्रेंड्स, इसका वेव फॉर्म इसका सारे के बारे में हम इन डिटेल फ्रेंड्स हमारा बिहेवियर का लेक्चर में दिया था हमने, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें हमारा प्रैक्टिकल वेव फॉर्म्स भी एक सीआरवर्क को थ्रू हमने कैप्चर किया था, उसको भी हमने डिस्प्ले किया था, ठीक है फ्रेंड्स। इस सीक्वेंस का थ्रू हमने हमारा कंट्रोलर का थ्रू हम इस एस को फायरिंग करके हमको डीसी यहाँ बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है फ्रेंड्स, इसमें सारे की ये हमारा बेसिकली रेक्टिफायर हो गया है। लेकिन ये रेक्टिफायर का आपको किसी भी दोनों में देखेगा तो फ्रेंड्स इसमें रिपल्स है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें प्योर डीसी नहीं बन रहे हैं, रिपल बन रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये रिपल बन रहा था, इसीलिए हमको यहाँ एक फिल्टर सर्क्यूट तो जरूरी है फ्रेंड्स, जो रिपल फिल्टर भी बोलते हैं इसको। इस फिल्टर सर्क्यूट बहुत ज़रूरी है, यहाँ एक इंडक्टर यूज़ किया था। और अगर एक्चुअल में हमको तो एल और सी इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज़ करते हैं इसको रिपल को कम करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट थोड़ा हमको प्योर डीसी यहाँ मिलते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा डायोड है फ्रेंड्स, फ्री व्हीलिंग डायोड है, इसका एप्लीकेशन भी मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। ये बेसिकली जब इसका वोल्टेज है, अगर इसकी जब हमको ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि कभी भी हमको सारे थायरिस्टर्स अगर बंद हो गया था, बंद होने वाला था, तब हमको ये इंडक्टर को, आपको बेसिक नेचर तो आपको पता है फ्रेंड्स, करंट सडन चेंज को अलाउ नहीं करते हैं, उस कंडीशन में ये फ्री व्हीलिंग डायोड इसको सपोर्ट करते हैं इंडक्टेंस को। नहीं ये तो ये
सारे थायरिस्टर्स में बैक रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा बन जाएगा। इसकी वजह से वो ओवर वोल्टेज मतलब ओवर वोल्टेज की वजह से ये थायरिस्टर्स की खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। उसको बचाने के लिए हमको एक फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा ये आप देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा 3 फेज़ रेक्टिफायर में अगर अनकंट्रोल्ड डीसी वेवफ़ॉर्म ऐसे रहते हैं, अगर कंट्रोल्ड वेवफ़ॉर्म जो इस एंगल पे आप कर रहा था, वो ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हमारा मेजर पार्ट है हमारा डीसी फिल्टर है, क्योंकि हमारा जो जो भी यहाँ एक सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर में आपको दिखाया था, इसमें एल और सी का कॉम्बिनेशंस में हमको इसको रिपल को कम करने के लिए, जैसा अगर फिल्टर नहीं है तो हमको ऐसे वेवफॉर्म आ रहे हैं, लेकिन हमको प्योर डीसी चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए ऑलमोस्ट, इसके लिए हमको कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का एक फ़िल्टर लगाने से हमको थोड़ा-सा रिपल कम हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें भी जो हमको जो वेरिएशन है, उसको बोलते हैं रिपल बोलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ वेरिएशन देखेगा तो रिपल है वी मैक्सिमम फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो इसका रिपल है, लेकिन यहाँ देखेगा तो कम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है रिपल। ये रिपल हमारा बैटरी चार्जर में +or -3% ही अलाउड है फ्रेंड्स। तो हमारा बैटरी चार्जर सिस्टम देख लेंगे फ्रेंड्स अभी। हमारा बैटरी चार्जर में ये ब्लॉक डायग्राम है फ्रेंड्स। बेसिकली हमने रेक्टिफायर और फिल्टर सर्किट को देख लिया था, जो मेजर पार्ट है बैटरी चार्जर का। और नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारा जो इनपुट साइड है। इनपुट साइड का जो असेंबली है, इसमें बहुत सारे जिस चार्जर में फॉर एग्जांपल अगर चार्जर में बहुत ही कम वोल्टेज का चार्जर है, अगर ये 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का चार्जर है, तब हम इनपुट 3 फेज 415 वोल्ट दे देगा तो इसको 6 वोल्ट या 12 वोल्ट मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको इनपुट ट्रांसफार्मर का थ्रू इसका सूटेबल वोल्टेज लेकर आ जाएंगे, सो दैट यहाँ कंट्रोल बहुत ही आसान हो जाएगा और एक्यूरेट हो जाएगा। और दूसरा एप्लीकेशन है इनपुट ट्रांसफार्मर का। अगर इनपुट का वोल्टेज है कम है, 415 वोल्ट है, लेकिन आपको चार्जर है कुछ 600 या 800 वोल्ट का चार्जर बनाना है आउटपुट में, तब आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इनपुट वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ेगा, सो दैट चार्जर इसका सूटेबल वोल्टेज को बिल्ड कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनपुट ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन जो चार्जर का रेटिंग, जो आउटपुट वोल्टेज का रेटिंग के हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारा आउटपुट वोल्टेज है मतलब अच्छा वोल्टेज रेंज में है, मतलब 400 वोल्ट या 450 वोल्ट का अच्छे रेंज में है, तो हमको इनपुट ट्रांसफार्मर कब चाहिए तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और दूसरा ये इनपुट ट्रांसफार्मर लेने की वजह से दूसरा फ़ायदा है फ्रेंड्स, ये एक हमारा आइसोलेशन कर रहा था, पॉजिटिव आइसोलेशन कर रहा था हमारा इनपुट ट्रांसफार्मर का वजह से, ये एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जैसे भी बिहेव कर रहा था। तो हमारा जो इनपुट सर्किट से ये हमारा आइसोलेट हो गया था, आइसोलेशन क्रिएट कर रहा था। ये एक बेनिफिट है फ्रेंड्स। तीसरा बेनिफिट है फ्रेंड्स, ये इनपुट ट्रांसफार्मर का वजह से ये इनपुट साइड का जो हमारा हार्मोनिक्स को ये भी फ़िल्टर कर सकते हैं। एक एक मतलब इनपुट साइड का एक फ़िल्टर जैसे बिहेव करते हैं फ्रेंड्स। सो ये भी एक अच्छा चीज़ है फ्रेंड्स। सो ये हमारा इनपुट साइड का जो ट्रांसफार्मर है, सूटेबल वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमको रेक्टिफायर में दिया था। इसके बाद फ़िल्टर सर्किट हमको इसका जो रिपल को कम करके हमको बैटरी को फ़ीड करते हैं और लोड को भी फ़ीड करते हैं फ्रेंड्स। बैटरी को चार्ज करते हैं और लोड को भी फ़ीड करते हैं। और दूसरा है इसका जो रेक्टिफायर ब्रिज को ये कंट्रोल करते हैं फ्रेंड्स, ये कंट्रोल सर्किट है, क्योंकि रेक्टिफायर ब्रिज है हमारा जो इसमें थायरिस्टर्स यूज़ किया तो उसको फायरिंग पल्स चाहिए, वो फायरिंग पल्स डिपेंड्स ऑन वोल्टेज है, हमको वो इस आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करना हमारा टारगेट है। तो इसके हिसाब से हमारा आउटपुट वोल्टेज को कंटिन्यूसली मॉनिटर करके ये हमको इसका फायरिंग पल्सेस कंट्रोल करके या आउटपुट को कांस्टेंट जो सेट पॉइंट है उसके पास रखते हैं फ्रेंड्स। अभी एक-एक ब्लॉक को इन डिटेल हम देख लेंगे फ्रेंड्स। ये बेसिकली बैटरी चार्जर का है फ्रेंड्स। सो आपको ऑलरेडी बताया था बैटरी चार्जर है, इसका मेन पर्पज़ है एसी टू डीसी करना है, और बैटरी चार्जर में जो आउटपुट भी कंट्रोल करना है, हमको हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करना है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट एसी का वोल्टेज वेरिएशंस के भी, और आउटपुट में जो लोड वेरिएशंस के हिसाब से भी ये आउटपुट वोल्टेज है कांस्टेंट मेंटेन करना है। इसीलिए सारे की सारे बैटरी चार्जर में हमको कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ही दिखेगा फ्रेंड्स, मतलब एससीआर का थ्रू ही दिखेगा हमको, एससीआर कंपलसरी रहते हैं।
और दूसरा ये है जो हम मोस्टली हमने थ्री फेज कंट्रोल्ड एससीआर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई हमको इजीली अवेलेबल है, इसीलिए हमको थ्री फेज एससीआर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। और दूसरे है इसका जो आउटपुट वोल्टेज है फ्रेंड्स, जो एससीआर ये रेक्टिफायर का एससीआर का थ्रू कंट्रोल होकर फायरिंग एंगल का थ्रू कंट्रोल होता है फ्रेंड्स। और दूसरा आउटपुट का जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो कैपेसिटर और इंडक्टर का थ्रू फिल्टर होते हैं। और जो आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर है वो हमारा डीसी सप्लाई को भी फीड करते हैं, हमारा बैटरी को भी चार्ज करते हैं, सो दैट बैटरी हमेशा अवेलेबल रहने के लिए, इमरजेंसी के लिए, इन केस ऑफ सप्लाई फेलियर है वो चार्जर फीड बैटरी फीड करने के लिए इसको हमेशा चार्ज कंडीशन में रखते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ चार्जर रेफरेंस अभी देखा था हमने, ये हमारा इनपुट साइड का कंपोनेंट्स है। लाइक इनपुट का वोल्टेज के लिए जो टर्मिनेशन है वो चाहिए हमको, और इनपुट में जो आइसोलेट करने के लिए स्विच फ्यूज यूनिट्स या एमसीबीस या एमसीसीबीस चाहिए हमको, और इनपुट में चार्जर का इनपुट वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हमको कॉन्टैक्टर्स चाहिए और रिलेस चाहिए, और इनपुट साइड का वोल्टेज और करंट मॉनिटर करने के लिए इनपुट में और आउटपुट में हमको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए और इंडिकेशन लैंप्स चाहिए जो वोल्टेज का हेल्दी मतलब वोल्टेज है नहीं है देखने के लिए, आउटपुट में भी देखने के लिए। और जो हमारा इनपुट साइड का जो वोल्टेज है हमको मतलब जो रेक्टिफायर का कंट्रोलेबल वोल्टेज में लाने के लिए हमको पहले बताया था हमको इनपुट का जो मेंस ट्रांसफार्मर चाहिए, और जो चार्जर को जो कंट्रोल करने के लिए जितना भी वोल्टेजेस चाहिए 5 वोल्ट, 18 वोल्ट, 15 वोल्ट, 24 वोल्ट, उसके लिए भी एक ट्रांसफार्मर चाहिए। वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, उसको मल्टीपल वाइंडिंग का कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, सो दैट वो डिफरेंट वोल्टेज को दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल के लिए। और नेक्स्ट है हमारा जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, जो हमारा रेक्टिफायर है, जो हार्ट ऑफ द हमारा बैटरी चार्जर है, वो थायरिस्टर्स और डायोड्स चाहिए, और इसका फिल्टर के लिए चोक एंड कैपेसिटर्स चाहिए, और संट से फ्रेंड्स जो आउटपुट का करंट मॉनिटर करने के लिए जो चीपेस्ट डिवाइस है, सीटी थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है इसीलिए संट यूज़ करते हैं यहाँ। और हमारा जो कंट्रोल सर्क्यूट बोर्ड से पीसीबी से वो चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और बैटरी चार्जर का जो फीचर्स क्या क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, बैटरी चार्जर है फ्रेंड्स, अभी आप देखा है बैटरी चार्जर का आउटपुट में जो बैटरी चार्जर का आउटपुट में फ्रेंड्स यहाँ देखेगा तो आप यहाँ हमारा कैपेसिटर है फ्रेंड्स बैटरी चार्जर का आउटपुट में, राइट। यहाँ हमारा बैटरी चार्जर का आउटपुट में कैपेसिटर फ्रेंड्स। इन केस अगर बैटरी को मतलब आप चार्जर को इनपुट डायरेक्टली ऑन कर दिया और इसका फायरिंग पल्सेस दे दिया तो ये चार्जर ये कैपेसिटर क्या है फ्रेंड्स, इनिशियली इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, इसीलिए ये एक शॉर्ट सर्क्यूट जैसे बिहेव करते हैं और चार्जर को बहुत ही ज़्यादा इंडस करंट खींच लेगा। इसकी वजह से या थायरिस्टर का जो फ्यूज है वो उड़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा करंट दे देगा। सो इसको अवॉइड करने के लिए बैटरी का सबसे मेजर इम्पोर्टेंट एक फीचर होना चाहिए फ्रेंड्स, वो इसका आउटपुट वोल्टेज को धीरे 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 बढ़ाना है फ्रेंड्स। अगर ये 220 वोल्टेज का चार्जर है तो ये धीरे 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 मतलब 5 या 10 मिनट्स में इसको 220 वोल्ट लेकर आना है फ्रेंड्स। मतलब 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, ऐसे धीरे 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 इसको 220 वोल्ट लेकर आना है, सो दैट ये कैपेसिटर भी धीरे 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 चार्ज होगा, और इसका आउटपुट में जो करंट है और जो जो इसका थायरिस्टर्स का करंट है वो धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में उसको जाएगा फ्रेंड्स। अदरवाइज आप डायरेक्टली सप्लाई दे देगा तो इसको एक ही साथ हमको डीसी वोल्टेज यहाँ मिलेगा, बहुत ही इंडस करंट शॉर्ट सर्क्यूट जैसे जैसे बिहेव करेगा, जो कैपेसिटर का इंडस करंट दे देगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए जो हमारा चार्जर का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो सॉफ्ट स्टार्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। सॉफ्ट स्टार्ट मतलब ये ग्रेजुअली इसका डीसी वोल्टेज को बिल्ड करना है। और दूसरा इसका फीचर है जो आउटपुट डीसी वोल्टेज है, हमेशा हमेशा इसको कांस्टेंट मेंटेन करना है। अगर इनपुट वोल्टेज का जो सप्लाई वोल्टेज का वेरिएशन है फ्रेंड्स, एज पर आईईआर जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 के हिसाब से हमको +or-10% वोल्टेज अलाउड है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इनपुट का जो +or-10 वोल्टेज वेरिएशन में भी हमारा आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करना है, और हमारा लोड है 0 to 100% है, जो हमारा लोड वेरिएशन में भी डीसी का आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करना है हमारा चार्जर का,
ठीक है फ्रेंड्स, मतलब हमारा सप्लाई साइड में या लोड में कोई भी फ्लक्चुएशन से हमारा चार्जर का आउटपुट डीसी वोल्टेज तो हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करना है। और चार्जर का ये दोनों मोड्स पॉसिबल होना चाहिए। चार्जर का हमेशा एक फ्लोट चार्जिंग मोड होते हैं और दूसरा बूस्ट चार्जिंग मोड होते हैं फ्रेंड्स। जो चार्जर का एक और मेन पर्पज है हमारा चार्ज बैटरी को मेंटेन करने के लिए, बैटरी को कंडीशन करने के लिए चाहिए। बैटरी दो तरफ से चार्ज होते हैं फ्रेंड्स, एक फ्लोट चार्जिंग बोलते हैं, दूसरे को बूस्ट चार्जिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फ्लोट चार्जिंग मतलब इसको जो बोल सकते हैं फ्रेंड्स नॉर्मल ट्रिकल चार्जिंग है, जो बैटरी का वोल्टेज ऑलरेडी सही है और जो वोल्टेज इसको मेंटेन करने के लिए जो चाहिए इसको फ्लोट चार्ज बोलते हैं फ्रेंड। और दूसरा है बेसिकली हमको एक एग्जांपल से फ्रेंड, हर एक बैटरी में हर एक बैटरी में जैसे नाइकैड बैटरी दे रही है फ्रेंड्स, निकल कैडमियम बैटरी है। इसका तीन आप अगर इसका डाटा शीट देख लेगा तो इसमें आपको तीन वोल्टेज दिखेगा हर एक बैटरी का सेल का। एक है नॉमिनल वोल्टेज है, लाइक नाइकेड सेल में 1.2 वोल्टेज है फ्रेंड्स, नॉमिनल वोल्टेज। नॉमिनल वोल्टेज मतलब जिस वोल्टेज को वो बैटरी मतलब ऑलमोस्ट मतलब इसके बाद वो बैटरी लोड को फीड नहीं कर सकते। ठीक है, वो नॉर्मली जो बैटरी का वोल्टेज रहते हैं वो नॉमिनल वोल्टेज होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरा है जो फ्लोट वोल्टेज है, वो फ्लोट वोल्टेज है मतलब जिस कंडीशन में जनरली बैटरी रहते हैं सच दैट, जैसा हमारा नाइकेड बैटरी में जो फ्लोट वोल्टेज है फ्रेंड्स इसका 1.42 है। जो 1.2 वोल्ट है नॉमिनल वोल्टेज है, 1.42 फ्लोट वोल्टेज है। जनरली जो बैटरी है बैटरी का सेल है 1.42 से 1.2 आया मतलब ये ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो गया बैटरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को ही हमको बैटरी का कैपेसिटी बोलते हैं फ्रेंड्स जनरली। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा बूस्ट चार्ज है फ्रेंड्स। बूस्ट चार्ज मतलब बैटरी कंप्लीटली चार्ज हो गया तब हमको वो बैटरी का सेल का वोल्टेज होता है नाइकेड में 1.72 वोल्ट होते हैं फ्रेंड्स, 1.72। इसको आपको इजीली समझने के लिए बैटरी को एक वाटर का बॉटल समझ लीजिए फ्रेंड्स, वाटर का बॉटल। अगर बैटरी को अगर पानी का बॉटल में सबसे नीचे लेवल पे रहेगा तो इसको बोलते हैं नॉमिनल वोल्टेज बोलते हैं 1.2 वोल्ट। और जो मिनिमम है जो हमको प्यास को हमको कम करने के लिए, प्यास मिटाने के लिए हमको जो यूज़ करना है उसको नॉमिनल पानी का लेवल है इसको फ्लोट वोल्टेज बोलते हैं। अगर ये बॉटल पूरा फुल है तब इसको बोलते हैं बूस्ट वोल्टेज बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए अगर बैटरी को बूस्ट चार्ज करना है मतलब बैटरी को पूरा चार्ज करना है, लाइक हमारा पानी का बॉटल को पूरा फिल करना है, तब हमको बूस्ट चार्जिंग भी ज़रूरत है। ये बूस्ट चार्जिंग दो कंडीशंस में बैटरी में ज़रूरत है फ्रेंड्स। एक कंडीशन है अगर बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया, बैटरी पूरा डिस्चार्ज तब होगा फ्रेंड्स, वो भी दो कंडीशन में हो सकते हैं बैटरी डिस्चार्ज पूरा। एक है हमारा इन केस बैटरी ऑलरेडी सप्लाई चला गया, बैटरी पूरा लोड को फीड कर रहा था, इसका बाद सप्लाई नॉर्मल होने के बाद अगर बैटरी पूरा डेड हो गया तो तब ये इसको बूस्ट चार्ज का ज़रूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया है। और दूसरा कंडीशन है बैटरी का हेल्दीनेस चेक करने के लिए बैटरी को कुछ फ्रीक्वेंसी में मतलब हर साल में एक बार बैटरी को लोड टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। उस लोड टेस्ट को में बैटरी को C5 का बैटरी है तो इसका जो AH कैपेसिटी का C5 बैटरी मतलब फ्रेंड्स इसका जो भी AH है वो 5 घंटे में मतलब इसका 20% AH है। अगर बैटरी का AH है 100 AH है तो मतलब ये 20 एम्पियर का करंट अगर 5 घंटे चला है तो ये बैटरी पूरा डिस्चार्ज होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एज को मतलब वो क्या है फ्रेंड्स, हमको बूस्ट चार्ज करना है, हमको 20% एज पे इसको बूस्ट चार्ज करते हैं C5 का बैटरी में। ठीक है फ्रेंड्स, C5 का बैटरी में 20% एज से इसको बूस्ट चार्ज करते हैं फ्रेंड्स। सो हमको ऐसे बूस्ट चार्ज करते हैं। और दूसरा जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स हमारा बैटरी का सेल्फ जो सीरीज में कनेक्ट करते हैं जो 1.2 वोल्ट का जो नॉमिनल वोल्टेज है, अगर ये चार्जर का वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी 220 वोल्ट डीसी जो बनाने के लिए के हमको बहुत सारे सेल्स को सीरीज में बनाना पड़ता है।
अगर आपको सेल्स का वोल्टेज का डिफरेंस आपको कभी भी आपको 0.1 वोल्ट का ऊपर या 0.15 का वोल्ट का ऊपर आपको दिखेगा, तो हमको सारे बैटरी सेल्स को एक बार बूस्ट चार्ज करने का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि तब क्या होता है, अगर बैटरी का सेल्स का बीच में वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा है, तब आपको बैटरी को पूरा फुल्ली चार्ज करना है, सो दैट बैटरी को हर सेल को आप बॉटल समझ लीजिए, इसको सारे को एक साथ पानी पूरा भर लिया तो और इसके बाद लोड पे दे देगा, तो तब वो सारे सेल्स फिर से इसका जो सेल टू सेल्स का जो मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस है वो कम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस दोनों केस में जब बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया या नहीं है, तो बैटरी का जो सेल्स है इंटर सेल्स का बीच में डिफरेंस वोल्टेज है जो ज़्यादा है, तब हमको बूस्ट चार्ज का रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हमको बैटरी है, जो बैटरी चार्जर है दोनों के लिए मतलब यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो बैटरी चार्जर है ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए, वो फ्लोट में भी चलाना पड़ेगा बैटरी को, मतलब बैटरी को हमको फ्लोट चार्ज में भी रखना पड़ेगा और लोड को भी फीड करना पड़ेगा, या नहीं है तो इसको बैटरी को बूस्ट चार्ज भी करना पड़ता है। जो बूस्ट चार्ज है वो कांस्टेंट करंट चार्ज है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं, क्योंकि हमको 20% पे इसको 5 घंटे तक इसको चार्ज करना है फ्रेंड्स, सो दैट इसका एज कैपेसिटी तक वो पूरा चार्ज हो सकते हैं। इसीलिए इसको कांस्टेंट चार्जिंग मोड बोलते हैं। और फ्लोट मोड को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फ्लोट मोड में हमको मेन पर्पज है आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करना है कांस्टेंट, इसीलिए इसको कांस्टेंट वोल्टेज मोड बोलते हैं बैटरी चार्जर का। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्लोट चार्जिंग मोड में कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करते हैं और बूस्ट चार्जिंग मोड में कांस्टेंट करंट मेंटेन करते हैं। और बैटरी चार्जर का और इम्पोर्टेंट फीचर्स है इसका लोड करंट लिमिटर है, जो कभी भी बैटरी चार्जर में जो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करना है, और आउटपुट में अगर इसका लोड करंट भी जो अगर फॉर एग्जांपल 100 एम्पीयर का बैटरी चार्जर है, ये 100 एम्पीयर से कभी भी ऊपर नहीं जाना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑलरेडी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं इसमें। सो अगर इसका करंट को हम लिमिट कर दिया, तो इसका जो लोड करंट है जितना है उसमें लिमिट कर दिया, तो इसका ऊपर कभी भी ये चार्जर जा नहीं सकते, क्योंकि इसका लिमिटर एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर इसका आउटपुट और एक्सीड करंट इन केस इसका ऊपर भी लोड ले रहे हैं, तो तब वो क्या क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका वोल्टेज को ड्रॉप करके इसको करंट एक्सेस करंट को लेते हैं, सच दैट इसका जो पावर कैपेसिटी है किलोवाट है वो मेंटेन होते हैं। इसकी वजह से हमारा जो चार्जर है जो ओवरलोड नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो किलोवाट है इसका चार्जर का, उसकी बेसिस में ही हमारा थर्मल कैपेसिटी होते हैं, वो किलोवाट मेंटेन करते हैं। इसका एक्सेस लोड के लिए थोड़ी देर के लिए देकर वोल्टेज कम करके वो एक्सेस करंट को देते हैं। और नेक्स्ट फीचर है बैटरी का करंट लिमिट है फ्रेंड्स। कभी भी अगर बैटरी में भी हमको ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, अगर बैटरी पे इनकेस सेम है लोड करंट जैसे ही अगर बैटरी लोड को फीड कर रहे हैं, तब ये इसका जो बैटरी डिजाइन है C5 है, तो ये 20% से ही ये डिस्चार्ज होना चाहिए 5 घंटे तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा करंट भी देना नहीं चाहिए, इसका बैटरी का लाइफ कम हो जाएगा। या नहीं है तो अगर चार्जिंग का टाइम में भी बैटरी को इनकेस बैटरी का सेल से 2-3 सेल से अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, तब भी ये करंट ज़्यादा दे देगा, तो तब हमको दिक्कत है। इसीलिए ऑलरेडी कंट्रोल रेक्टिफायर इसीलिए बैटरी करंट को भी लिमिट करते हैं हमारा चार्जर है फ्रेंड्स। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर है फ्रेंड्स, इसका डीसी अर्थ फॉल्ट है। जो हमारा डीसी सिस्टम है चार्जर का, वो आइसोलेटेड सिस्टम है फ्रेंड्स, अनग्राउंडेड सिस्टम है। अगर इसमें कोई भी अर्थ फॉल्ट होता है उसका डिटेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और इम्पोर्टेंट फीचर है फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलरेडी बताया था, बूस्ट मोड है कांस्टेंट करंट चार्जिंग मोड है फ्रेंड्स। जैसा फ्लोट वोल्टेज में फ्लोट कंडीशन में इसका आउटपुट वोल्टेज है विथ रेस्पेक्ट टू लोड और सप्लाई वेरिएशन में कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, ऐसा बूस्ट मोड में विथ रेस्पेक्ट टू सप्लाई वेरिएशन से ये हमेशा, और बैटरी का डिस्चार्ज कंडीशन से वेरिएशन से ये हमेशा बूस्ट मोड में करंट को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स। और इसका ऑटो चेंज ओवर है, जब इसका बूस्ट मोड अगर बैटरी को अपने आप बैटरी का अगर बैटरी जो चार्जिंग करंट है फ्लोट कंडीशन में इसका 10% से भी ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब आइडियली इस चार्ज उस बैटरी को बूस्ट का चार्जिंग का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, ये थंब रूल है। अगर उस कंडीशन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर हमारा सेटिंग 10% का ऊपर बैटरी करंट हम सेट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक बूस्ट मोड में जा सकते हैं उस चार्जर को, ये ऑटो एनेबल है बूस्ट मोड के लिए।
ठीक है फ्रेंड्स, मोस्टली इसको डिसेबल रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बैटरी का डैमेज है अगर बूस्ट मोड में ज़्यादा देर छोड़ने की वजह से बैटरी को क्या होता है फ्रेंड्स, इसका इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो पानी है, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसकी वजह से बैटरी का लाइफ ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए बैटरी को जो बूस्ट मोड है जनरली मैनुअल में ही करते हैं फ्रेंड्स, और मैनुअल में ये टाइमर से बंद होते हैं फ्रेंड्स जनरली। ठीक है? और हमारा बैटरी चार्जर का इम्पोर्टेंट फीचर है, इसका जो रिपल कंटेंट है बैटरी में, विथ बैटरी है मैक्सिमम 2% रहता है फ्रेंड्स। ठीक है? इसका जो आउटपुट वोल्टेज का जो रिपल है मैक्सिमम 2% ही रहते हैं। और ये बैटरी चार्जर है ऑटो मोड में भी और मैनुअल मोड में भी, अगर इन केस हमारा कंट्रोल कार्ड्स पूरा फेल्यूर है, तब इनको इसको ऑटो मोड मतलब इसका आउटपुट वोल्टेज ऑटोमेटिकली कांस्टेंट मेंटेन करते हैं बाय सेंसिंग वोल्टेज एंड लोड करंट है फ्रेंड्स। आउटपुट वोल्टेज और लोड करंट को सेंस करके मैनुअल मोड में वो कुछ भी नहीं देखते हैं फ्रेंड्स, जैसा पॉट जैसे है, जैसा ऑटो ट्रांसफार्मर का वेरिएक जैसे ही है। इसको जो पॉट को जितना घुमाएगा आप, जितना सेट करोगे उतना रहेगा। अगर लोड में कोई वेरिएशन है तो अगर लोड कम हो गए तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, अगर लोड ज़्यादा हो गया तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। मतलब वोल्टेज मतलब मेंटेन नहीं होते ऑटो में, मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। उस मोड में भी ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, हमको चार्जर में मतलब जब खरीदने के टाइम पर मांगने से ये मिलते हैं। तो इस फीचर को भी हम मतलब इस फीचर भी इम्पोर्टेंट है, अगर हमको चार्जर में कंट्रोल कार्ड फेल हो गया और चार्जर को चलाना है तो जनरली इस मोड में भी हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है? अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हमारे इनपुट सेक्शन में क्या-क्या रहता है फ्रेंड्स। चार्जर का जो इनपुट सेक्शन है पहले डिस्कस किया था। इनपुट सेक्शन में हमारा इनपुट स्विच गियर रहता है फ्रेंड्स। इनपुट स्विच गियर में मैं आपको ऑलरेडी बताया था, जो इनपुट साइड है, जो हमको कनेक्ट करने के लिए है, जैसे आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो हमारा ये इनपुट सेक्शन है, इनपुट इनपुट साइड में हमको जो इनपुट सप्लाई कनेक्ट करने के लिए आरवाईबी और न्यूट्रल, हमको जो टर्मिनल बॉक्स चाहिए फ्रेंड्स सबसे पहले, इसको कनेक्ट करने के लिए। इसका बाद हमको इनपुट में हमको स्विच और फ्यूज़, ये सिंगल यूनिट भी हो सकते हैं, एसएफयू या एसडीयू स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज़ हैं, वो भी हो सकते हैं, या स्विच और फ्यूज़ अलग-अलग भी हो सकते हैं। स्विच और फ्यूज़ चाहिए फ्रेंड्स, सो दैट फ्यूज़ है हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए है, और ये स्विच है फ्रेंड्स हमको इस चार्जर को आइसोलेट करने के लिए। कभी भी इस चार्जर में काम करना है तो हमको पॉजिटिव आइसोलेशन चाहिए, उसके लिए स्विच फ्यूज यूनिट चाहिए। उसमें स्विच स्विच फ्यूज यूनिट में क्या करते हैं फ्रेंड्स, स्विच ओपन करके फ्यूज को निकाल देते हैं, सो दैट ये पॉजिटिव आइसोलेशन हो जाता है फ्रेंड्स। और दूसरा ये हमारा मीटरिंग है फ्रेंड्स, जो हमारा जितना भी इनपुट का वोल्टेज है वो सबको मॉनिटरिंग करने के लिए हमको एक वोल्ट मीटर चाहिए विथ वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच है। और इसको स्विच फ्यूज का थ्रू देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर इस वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच में का प्रॉब्लम है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए स्मॉल ओवर करंट प्रोटेक्शन देते हैं। सो इनपुट वोल्टेज मॉनिटरिंग के लिए वोल्ट मीटर है, और इसमें इनपुट में इंडिकेशन लैंप भी दे सकते हैं, 3 फेज इंडिकेशन लैंप है, यहाँ जैसे यहाँ दिया था ऐसे इनपुट में भी दे सकते हैं इंडिकेशन लैंप से। और इनपुट करंट मॉनिटरिंग करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर्स का थ्रू और करंट का सेलेक्टर स्विच का थ्रू एक एम्पियर मीटर भी है। ठीक है फ्रेंड्स? सो इनपुट साइड में पावर में ये है, और एक कॉन्टैक्टर है कंट्रोल करने के लिए, जो चार्जर ऑन ऑफ करने के लिए, और चार्जर को मतलब जो हमारे रेक्टिफायर को इनपुट सप्लाई देने के लिए एक चार्जर का कंट्रोल है फ्रेंड्स। बहुत सारे चार्जर्स में क्या होते हैं फ्रेंड्स, 2 तरफ का कंट्रोल होते हैं। एक चार्जर का इनपुट ऑन और चार्जर ऑन अलग-अलग होते हैं। मतलब चार्जर इनपुट ऑन मतलब चार्जर का जो इनपुट कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाता है। ये एक बटन है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ दिया था। ये क्या है फ्रेंड्स, ये चार्जर का कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉइल है। इसको ऑन करने के लिए एक बटन दिया था चार्जर ऑन, इसको जैसे ही दबाएगा तो इनपुट सप्लाई हेल्दी है तो ये कॉन्टैक्टर पिक होगा और ये क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे ये क्लोज होएगा तो इसका इंडिकेशन से मतलब चार्जर का इनपुट हेल्दी है दिखाने के लिए यहाँ इंडिकेशन लैंप दे दिया था। और ये ट्रांसफार्मर, इनपुट ट्रांसफार्मर में आपको बताया था, जो चार्जर का आउटपुट वोल्टेज का बेसिस में इनपुट ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट करते हैं। इसका रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। तो चार्जर को जो सूटेबल वोल्टेज देने के लिए, अगर चार्जर 12 वोल्ट या 6 वोल्ट है तो इसके हिसाब से स्टेप डाउन कर देते हैं। अगर चार्जर ज़्यादा रेटिंग है, 800 वोल्ट या 1000 वोल्ट का चार्जर है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स?
और एक और है ये मेन ट्रांसफार्मर हो गया और एक और हमको चाहिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। वो है अलग-अलग वोल्टेज है, 5 वोल्ट एसी प्लस मतलब 18 वोल्ट, 24 वोल्ट, ऐसा जो वोल्टेज रेंजेस हमको जो चाहिए चार्जर में। इसके बाद ये एसएमपीएस को फीड करते करते हैं और डीसी में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, या एसी को भी यूज़ करते हैं। सो इसको अलग-अलग वोल्टेज लेने के लिए, कंट्रोल के लिए एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी चाहिए। वो मैं आपको पहले भी बताया था, ये मल्टी कोर ट्रांसफार्मर होते हैं, मतलब मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होते हैं ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर। ओके फ्रेंड्स। और दूसरे हमारा इनपुट का जो पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए कभी-कभी ट्रांसफर चार्जर के इनपुट सेक्शन में पावर फैक्टर करेक्शन भी होते हैं, मतलब पावर फैक्टर करेक्शन के लिए पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर भी होते हैं। और जो चार्जर में जितना भी हमारा मतलब हमको कोई भी चार्जर में हमको इन केस कोई लैपटॉप से हमको डाटा निकालना है, उस कंडीशन में लैपटॉप चार्जिंग या किसी भी लगाने के लिए एक सॉकेट भी देते हैं। ये यूनिवर्सली हर जगह यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। एक सॉकेट भी देते हैं और चार्जर में जो स्पेस हीटर है, अगर चार्जर को विंटर का टाइम पे इसको स्पेस हीटर को चलाते हैं सो दैट ह्यूमिडिटी क्रिएट नहीं होगा, या चार्जर बंद का कंडीशन में भी इसको चला के रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और ये थर्मोस्टेट स्विच का थ्रू कंट्रोल कर रहा था। अगर थर्मोस्टेट स्विच का टेम्परेचर मतलब सेटिंग कर देंगे हम, अगर ये स्विच स्विच का सेटिंग है अगर 30 डिग्रीज रखी है तो 30 डिग्रीज का नीचे आ गया तो ये स्विच अपने आप मतलब बन जाते हैं। और ये 40 या फिर मतलब 35 और 40 डिग्रीज को ऊपर जाएंगे टेम्परेचर चला गया तो वो अपने आप बंद हो जाते हैं फ्रेंड्स, मेक हो जाते हैं। ठीक है। और इसको सप्लाई को आइसोलेट करने के लिए ये, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा है ये इनपुट सेक्शन है फ्रेंड्स। ठीक है। ये इनपुट सेक्शन ऑफ चार्जर है। अभी हमारा नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रेक्टिफायर ब्रिज और फिल्टर सेक्शन है फ्रेंड्स। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, हमको थ्री फेज ऑफ कंट्रोल्ड या थ्री फेज फुल कंट्रोल रेक्टिफायर यूज करते हैं। और रेक्टिफायर में हर एक थायरिस्टर में हर, या नहीं है तो हर एक डायोड के साथ सीरीज में सेमीकंडक्टर फ्यूज रहते हैं फ्रेंड्स, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हमेशा आप याद रख लीजिए जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, डायोड, थायरिस्टर, आईजीबीटीज, उसमें नॉर्मल फ्यूज नहीं यूज कर सकते क्योंकि नॉर्मल फ्यूज में मेटल रहता है। वो मेटल को सेमीकंडक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाते हैं। उस कंडीशन में अगर नॉर्मल मेटालिक फ्यूज यूज कर दिया तो वो सेमीकंडक्टर डिवाइस फ्यूज को सेव कर देगा फ्रेंड्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर पहले जल जाते हैं और फ्यूज सेव हो जाएगा। जो हमारा मेन पर्पज है सेमीकंडक्टर डिवाइस को सेव करने के लिए जो कॉस्टली है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा सेमीकंडक्टर डिवाइस फ्यूजेस ही यूज़ करते हैं। उसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, हमेशा सेमीकंडक्टर डिवाइस ही यूज़ करना चाहिए। उसमें एक डायोड का सिंबल रहता है सेमीकंडक्टर फ्यूज में। हमेशा आप देख लीजिए डायोड्स या कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में वो फ्यूज सेमीकंडक्टर फ्यूज है नहीं है, देखना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है हमारा फिल्टर में कैपेसिटर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं करते हैं सो दैट इसका जो आउटपुट का वोल्टेज वेवफॉर्म का जो रिपल कम करने के लिए फ्रेंड्स। ये हमारा रेक्टिफायर और इसका फिल्टर चोक का सेक्शन है फ्रेंड्स। जो हमको जो ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी से हमको वोल्टेज आया था, ये वोल्टेज आ गया फ्रेंड्स हमारा ब्रिज में, थायरिस्टर ब्रिज में। ये फुल्ली कंट्रोल्ड थायरिस्टर ब्रिज है, ये इसका फ्री व्हीलिंग वाला है। और ये हमारा इंडक्टर है, फिल्टर का इंडक्टर है। और ये हमारा फिल्टर का कैपेसिटर है, इसको भी फ्यूज का थ्रू प्रोटेक्शन दिया है फ्रेंड्स। और ये हमारा और इसका चार्जर का इसमें भी हमको आइसोलेट करने के लिए एसएफयू दिया था, ये अलग चीज़ है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। तो और ये हमको बेसिकली थायरिस्टर का ब्रिज है और फिल्टर एलसी का एक फिल्टर सर्क्यूट है फ्रेंड्स। और थायरिस्टर को हमको कंट्रोल करना कहाँ से फ्रेंड्स, मदरबोर्ड से। हमारा जो कंट्रोल बोर्ड है, कंट्रोल बोर्ड से हमको जो पल्सेस आएगा वो पल्स ट्रांसफार्मर का पास आएगा। पल्स ट्रांसफार्मर से अपर ब्रिज को एक साथ एक पल्स ट्रांसफार्मर है, लोअर ब्रिज सारे को, लोअर ब्रिज वाला सारे के लिए ये पल्स ट्रांसफार्मर है, अपर ब्रिज सारे को ये पल्स ट्रांसफर है दिया था। इससे तीन तीन सिग्नल मतलब तीन तीन डिवाइस फायर करते हैं, मतलब तीन डिवाइस के लिए एक है, तीन डिवाइस के लिए एक है। पल्स ट्रांसफार्मर कार्ड का थ्रू इसको फायरिंग देते हैं। और दूसरा है इसका आरसी कार्ड है, ये थायरिस्टर में मतलब ये एससीआर में ओवर वोल्टेज की वजह से। एससीआर में क्या है फ्रेंड्स, अगर सडनली वोल्टेज हुआ था उसमें डीवी बाई डी में भी ये फायर हो सकते हैं, मतलब फायर मतलब ये कंडक्ट कर सकते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हम तो आरसी स्टब्बर सर्किट यूज कर सकते हैं करते हैं इसके अक्रॉस। तो इसीलिए हमको
आरसी स्नबर सर्किट भी रहते हैं, ये सारे थायरिस्टर्स को इंडिविजुअली प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स। तो ये हमारा थायरिस्टर ब्रिज और एलसी फिल्टर सर्किट है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट है आउटपुट सेक्शन है फ्रेंड्स। जैसे थायरिस्टर ब्रिज से आया फ्रेंड्स, थायरिस्टर ब्रिज से आने के बाद आउटपुट सेक्शन में हमको कॉन्टैक्टर्स और एमसीसीबीस रहते हैं, और ये कॉन्टैक्टर्स रहते हैं तो इसका कंट्रोल करने के लिए ऐसा वोल्टेज सेंसिंग कार्ड के थ्रू इसके बारे में इन डिटेल हम आगे डिस्कस कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है। और ये चार्जर का जो आउटपुट आते हैं, इसका आउटपुट का टर्मिनल बॉक्स से आउटपुट के डीसी में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाते हैं। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ये, और इसी आउटपुट से हमको बैटरी का स्विच गियर है, मतलब बैटरी का एसएफयू या स्विच फ्यूज यूनिट है, और इसका बैटरी है, यहाँ ये बैटरी है। एक टैप सेल भी रहते हैं फ्रेंड्स, इसका पर्पज भी हम आगे डिस्कस कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है। और यहाँ हमको आउटपुट का डीसी में डीसी कैपेसिटर बहुत कॉस्टली रहते हैं, इसीलिए हमको संट यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। पहले ही बताया था, संट एक नॉन रेजिस्टेंस वैल्यू है फ्रेंड्स, इसकी अक्रॉस मतलब जैसा सीआरओ में हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स करंट मेजरमेंट के लिए, ऐसे नॉन रेजिस्टेंस वैल्यू है, बहुत कम रेजिस्टेंस वैल्यू है। इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज के हिसाब से करंट दिखाते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली ये वोल्ट मीटर ही है, लेकिन ये वोल्टेज कितना ज़्यादा है तो करंट प्रोपोर्शनली उतना ज़्यादा है, क्योंकि नॉन रेसिस्टर है। इसका जो वोल्टेज वैल्यू को ये हमारा कंट्रोल कार्ड में भेजते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। ऐसा हमारा वोल्टेज का सेंसिंग भी होते हैं। ये हमारा आउटपुट सेक्शन है फ्रेंड्स। सो हमारा कंट्रोल एंड अलार्म सेक्शन में मैं आपको ऑलरेडी बताया था, चार्जर का आउटपुट वोल्टेज है फ्रेंड्स, ±1% मेंटेन करना है। अगर आपका लोड में 5 to 10% वेरिएशन है, अगर लोड बैटरी और इनपुट का ±10 वेरिएशन में, ठीक है फ्रेंड्स, आउटपुट वोल्टेज को ±1% करना है, मेंटेन करना है, और आउटपुट करंट को ±2% मेंटेन करना है इन केस ऑफ बूस्ट मोड। ठीक है फ्रेंड्स, फ्लोट मोड में ±1%, बूस्ट मोड में ±2% मेंटेन करना है विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ लोड एंड इनपुट। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरे ये करंट लिमिट प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, चार्जर में भी होना चाहिए आउटपुट में, और बैटरी में भी होना चाहिए फ्रेंड्स। इसी वजह से बैटरी करंट भी कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और चार्जर का आउटपुट करंट भी कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए फ्रेंड्स इस चार्जर में डीसी का ओवर वोल्टेज, क्योंकि ये ओवर वोल्टेज क्यों देना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है, हम रिलायबल सप्लाई इसीलिए दे रहा था क्योंकि आउटपुट इसका जो लोड है, आउटपुट में जो लोड कनेक्टेड है वो बहुत क्रिटिकल लोड है, इसीलिए हम दे रहा था। वो आउटपुट लोड भी हमको ±10% का ही अलाउ डिफरेंस। तो हम अगर डीसी वोल्टेज +10% से अगर 100 वोल्ट का चार्जर है तो 110 वोल्ट का ऊपर गया तो उसके लिए रिस्क है, वो भी डिज़ाइन नहीं है। इसीलिए हमको चार्जर में अगर ओवर वोल्टेज है तो इसका प्रोटेक्शन देना चाहिए, चार्जर को बंद कर देना चाहिए, ट्रिप कर देना चाहिए। ऐसे ही है चार्जर में, इसको लोअर साइड में भी -10% मतलब 90 वोल्ट के नीचे 100 वोल्ट के चार्जर में अगर आया तो तब भी हमको चार्जर में रेक्टिफिकेशन और नहीं है तो इसको ट्रिप करना चाहिए। इसीलिए डीसी आउटपुट का अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन देना चाहिए। ऐसे एसी इनपुट का अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन भी देना चाहिए। अगर एसी का अगर चार्जर का इनपुट वोल्टेज ही कम है, या नहीं है तो इसका कोई फेज उड़ गया, या नहीं है तो इसका फेज सीक्वेंस चेंज हो गया, तब इस चार्जर को मतलब इस चार्जर को आपको ट्रिप करना चाहिए फ्रेंड्स। ये फेज सीक्वेंस अगर सिंपली मतलब अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है तो हमको प्रॉब्लम ही नहीं है फ्रेंड्स फेज सीक्वेंस होने से भी, लेकिन थायरिस्टर ब्रिज में हमको जो सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज का फेज सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से इसका जो थायरिस्टर का जो फायरिंग सीक्वेंस चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, मतलब थायरिस्टर का शॉर्ट सर्क्यूट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में हम इन डिटेल हमारा डीएवीआर का लेक्चर में हम समझा देंगे फ्रेंड्स। तो बेसिकली अगर फेज सीक्वेंस हो गया तो चार्जर को मतलब स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ये स्टार्ट ही नहीं होगा, ये एक प्रोटेक्शन है चार्जर में देते हैं। और दूसरे है फ्रेंड्स, हमको बूस्ट चार्जिंग जब होता है फ्रेंड्स, इसमें एक टाइमर रहते हैं, जैसे मैं आपको बताया था बूस्ट चार्जिंग है, C5 का बैटरी है तो हमको 20% इसका एएच कैपेसिटी से 5 घंटे देना है। अगर 100 AH का बैटरी है तो 20 एम्पियर का में 5 घंटे तक इसको चार्ज करना है। 5 घंटे के बाद ये अपने आप बूस्ट मोड से फ्लोट मोड में आ जाते हैं फ्रेंड्स। और इस चार्जर में ऑडियो ऑडियो और विजुअल अलार्म से अगर कोई फॉल्ट हुआ है तो कोई हूटर बजना चाहिए, और विजुअल अलार्म से कुछ है तो या कॉमन फॉल्ट इंडिकेशन है किसी में या कोई कॉमन अलार्म है
सो दैट वो फॉल्ट तक जाएगा नहीं है। इसके पहले करेक्टिव एक्शन के लिए कोई इंडिकेशन या रिमोट अनाउंसिएशन भी होना चाहिए फ्रेंड्स। ये हमारा मतलब एक एचबीएल मेक का चार्जर है फ्रेंड्स। इसका जो कंट्रोल असेंबली में आपको दिखाया था, इसका एचबीएल मेक का चार्जर में फ्रेंड्स सिंपली एक मदरबोर्ड रहते हैं। मदरबोर्ड का ऊपर मतलब मदरबोर्ड के ऊपर 3 कार्ड रहते हैं। एक है पावर सप्लाई कार्ड है, दूसरा कंट्रोल कार्ड है, तीसरा फायरिंग कार्ड है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मदरबोर्ड में मतलब जाक कनेक्शन से मतलब मदरबोर्ड पे फिक्स होते हैं। या नहीं तो कुछ कुछ चार्जर में क्या होता है फ्रेंड्स, मदरबोर्ड से रिबन केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सो हमारा जो कंट्रोल कार्ड है, जो ये मेन कंट्रोल कार्ड है फ्रेंड्स, यही हमको कंट्रोल करता है चार्जर आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करते हैं फ्लोट मोड में, और चार्जर आउटपुट करंट को मेंटेन करते हैं बूस्ट मोड में। और सारे कंट्रोल यही कंट्रोल कार्ड करते हैं फ्रेंड्स, जो हमको दिखा रहा था। और पावर सप्लाई कार्ड का पर्पज है फ्रेंड्स, इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई जो भी चाहिए, +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, +- 10 वोल्ट, +-15 वोल्ट, +-24 वोल्ट, जो भी हमको कार्ड को जो डिफरेंट लोकेशंस में चाहिए, उस सप्लाईज को सारे हमारा जो ऑक्सिलरी पावर ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, कंट्रोल ट्रांसफार्मर, उससे जो एसी बना था वहां से ये डीसी बना के सबको देते हैं, और पोर्टेबल वोल्टेज जो भी बना के रेगुलेट करके इसको देते हैं फ्रेंड्स। तो पावर सप्लाई कार्ड का पर्पज है डिफरेंट वोल्टेजेस देना है। और जो कंट्रोल कार्ड है हमको जो आउटपुट को, वोल्टेज को और करंट को कंट्रोल करने के लिए बेस्ड ऑन मोड है। और ये कंट्रोल करके ये किस में देते हैं फ्रेंड्स, फायरिंग कार्ड में देते हैं। और फायरिंग कार्ड है हमारा जो हमारा पल्स ट्रांसफार्मर कार्ड में जाता है। पल्स ट्रांसफार्मर कार्ड से ये हमारा थायरिस्टर्स का फायरिंग में जाते हैं फ्रेंड्स। और इस कंट्रोल कार्ड में हमको डिफरेंट इनपुट से फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको पहले बताया था डिजिटल इनपुट से, डिजिटल इनपुट्स में चार्जर का ऑटो मोड में, मैनुअल मोड में, या फ्लोट मोड में, बूस्ट मोड में, जैसे ये पुश बटन है फ्रेंड्स। ऑटो ऑटो मैनुअल का एक है, या मतलब फ्लोट है, या बूस्ट का स्विच है एक है। और ऐसे ही फ्रेंड्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से, डिजिटल इनपुट से उसमें दिया गया था। और दूसरा चार्जर अगर इन केस ऑफ रेडंडेंट चार्जर है तो दूसरा चार्जर का हेल्दीनेस है, या दूसरा चार्जर का जो फॉल्ट कंडीशन है नहीं है, दूसरा चार्जर चालू है नहीं है, वो सब फीडबैक भी देते हैं। और एनालॉग इनपुट से फ्रेंड, जैसा एनालॉग इनपुट से मतलब हमारा पॉट्स का थ्रू दे रहा था, ये हमारा जो सेट पॉइंट से मतलब वोल्टेज का सेट पॉइंट कितना होना चाहिए फ्लोट मोड में, और करंट का सेट पॉइंट कितना होना चाहिए लोड का, या नहीं है तो हमारा जो वोल्टेज और करंट का जो सेंसिंग आ रहे हैं वो भी है फ्रेंड्स। ऐसे सारे एनालॉग इनपुट से मतलब इसका जो सेट पॉइंट्स है, और इसका लोड करंट और लोड वोल्टेज है, और डिजिटल इनपुट से, और जो डिजिटल आउटपुट से फ्रेंड्स हमारा अनाउंसिएशन पैनल में जा रहे हैं। अनाउंसिएशन का पैनल है, इसमें वोटर भी है, और ये सब अनाउंसिएशन से। और हमारा अगर सप्लाई का 3 फेज सप्लाई इसमें देते हैं, एक मेंस फेज कार्ड है, और मेंस में अगर इन केस फेज सीक्वेंस भी उल्टा हो गया तो इसी के इनपुट के थ्रू ये चार्जर का ऑन कंडीशन को ब्लॉक कर देता है फ्रेंड्स, चार्जर को स्टार्ट करने नहीं देगा, चार्जर इनहिबिट कर देगा। और ये हमारा बूस्ट चार्जिंग जो टाइमर कार्ड है फ्रेंड्स, इसमें टाइमर रहते हैं, अगर कितना टाइम सेटिंग हम कर दिया तो इसकी कितना टाइम के बाद बूस्ट चार्जिंग से ये फ्लोट चार्जिंग में आ जाते हैं। और ये हमारा जो रिले कार्ड है फ्रेंड्स, जो जितना भी इसका आउटपुट को मतलब जो कंट्रोलर का आउटपुट को ये रिले कार्ड में थ्रू देते हैं, इसके थ्रू हमको पोटेंशियल कॉन्टैक्ट से कॉमन अलार्म, या नहीं तो अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, इनपुट एसी से फेज, ये सबका अलार्म से मतलब ये सब कॉन्टैक्ट से इसमें आता है। इसके थ्रू हमको मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी पर्पज़ के लिए। मतलब ये डायरेक्ट कंट्रोल कार्ड में हमको कनेक्शन अवॉइड करने के लिए एक्सटर्नल इंटरफेस को हम एक रिले कार्ड दिया गया है यहाँ। और ऐसे ही फ्रेंड्स ये हमारा ऑक्सिलरी कार्ड है, ये हमारा डीसी अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए है। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक्चुअली ये आपको सेपरेटली मैं बता देता हूँ। बेसिकली हमारा चार्जर आउटपुट में 2 इक्वल रेसिस्टर्स रहते हैं, इसका बीच का कनेक्शन में ये ग्राउंडिंग होते हैं फ्रेंड्स। इसका ऑक्सिलरी कार्ड में 2 इक्वल रेसिस्टर्स होते हैं, बीच का कनेक्शन में ये ग्राउंड रहते हैं, सच दैट कभी भी इसका चार्जर में इन केस कोई भी डीसी फॉल्ट होते हैं तो ये डिटेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा पावर सप्लाई के लिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, ये भी हमारा रिले कार्ड है फ्रेंड्स। ऐसे ये सब है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा एचबीएल चार्जर है। और हमारा लाइक ये छवि मेक का चार्जर है फ्रेंड्स, इसमें भी और एचबीएल में भी मतलब कंट्रोल तो सेम ही रहता है फ्रेंड्स।
जो हमारा कंट्रोल देखेगा तो फ्रेंड्स हमारा जो थायरिस्टर का ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका आउटपुट में जो चोक है और ये कैपेसिटर फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये एक संट का थ्रू हमको लोड करंट देते हैं फ्रेंड्स, और एक पोटेंशियल मतलब एक रेसिस्टर का थ्रू हमको ड्रॉप करके जो हमारा कन्वीनियंट वोल्टेज में जो हमको कितना वोल्टेज चाहिए, तो मतलब 5 वोल्ट का अंदर या 10 वोल्ट का अंदर जो आउटपुट वोल्टेज को मतलब कम करके एटेन्यूएट करके और आउटपुट करंट को भी एटेन्यूएट करके, एक्चुअली ये संट इसीलिए मिली वोल्ट में आता है, इसको एम्पलीफाई किया था और इसको एटेन्यूएट किया था, एटेन्यूएट करके ये आउटर वोल्टेज लूप है फ्रेंड्स और इनर में करंट लूप है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ हमको जो रेफरेंस वोल्टेज है जो हमको चाहिए वो हम देते हैं, जो हमको जो वोल्टेज सेंस कर रहे हैं, ये वोल्टेज है, ये रेफरेंस ये है, इसके एरर का बेसिस में ये एरर को हम रेफरेंस देते हैं करंट लूप में फ्रेंड्स। करंट लूप है बहुत फास्ट लूप है, ये हमको कंट्रोल करके हमको ये ट्रिगर जनरेटिंग यूनिट है हमारा फायरिंग कार्ड में जाते हैं। हमारा फायरिंग कार्ड में फ्रेंड्स हमको जो फेस सीक्वेंस है इनपुट का, जो सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज आते हैं रेफरेंस के लिए, और इनकेस फेस सीक्वेंस उल्टा हुआ या पावर सप्लाई चला गया, तब हमको ये फायरिंग पल्सेस को ब्लॉक कर देते हैं, और वो फायरिंग पल्सेस से हमारा पल्स ट्रांसफार्मर का थ्रू हमको जो मेन थायरिस्टर ब्रिज रेक्टिफायर को देते हैं फ्रेंड्स। अगर इस पूरा कंट्रोल कार्ड फेल हो गया, तब हम इसको मैनुअल में भी चला सकते हैं, सिर्फ फायरिंग कार्ड हेल्दी हो गया तो हमारा काम चल जाएगा फ्रेंड्स। कंट्रोल कार्ड ये सब को जरूरत नहीं है, सिर्फ फायरिंग कार्ड और पावर सप्लाई कार्ड, फायरिंग कार्ड पावर सप्लाई कार्ड हेल्दी है तो इस हमको चार्जर को चला सकते हैं, मदर कार्ड और मदर बोर्ड है और कंट्रोल कार्ड फेल होने से भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा छवि मेक का चार्जर का कंट्रोल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो एच बी एल चार्जर का जो फ्रंट, एच बी एल चार्जर का एक फ्रंट पैनल में आपको दिया गया फ्रेंड, ये 220 वोल्ट डीसी का 3 फेज है, इसीलिए टीपी दिया था। 300 एम्पियर का चार्जर है फ्रेंड्स। इसमें ये हमारा अनाउंसिएशन है और अनाउंसिएशन को एक्नॉलेज करने के लिए अलार्म, और ये चेक मतलब हेल्दी है नहीं, ये जल रहे हैं नहीं देखने के लिए टेस्ट बटन है, ये दबाने से सारे जल जाते हैं। और इसको रीसेट करने के लिए, और डीसी आउटपुट वोल्टेज अगर हाई आएगा तो उसको रीसेट करने के लिए अलग से दिया था। ये हमारा आउटपुट का ऑन ऑफ करने के लिए लोड का, और ये हमारा डिफरेंट इंडिकेशन दिया था इनपुट का और चार्जर फॉल्ट का, चार्जर फ्लोट में या बूस्ट में पता करने के लिए इंडिकेशन से। और ये हमारा चार्जर का इनपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट है, और आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट है। ऐसा मतलब इनपुट वोल्टेज, ठीक है फ्रेंड्स, इनपुट वोल्टेज का सेलेक्टर स्विच है, आउटपुट वोल्टेज का सेलेक्टर स्विच है, और चार्जर ऑन ऑफ करने के लिए और फ्लोट फ्लोट और बूस्ट सेलेक्ट करने के लिए स्विचेस है फ्रेंड्स। और ये एनालॉग चार्जर है, इसीलिए इसमें फ्लोट वोल्टेज को आप एडजस्ट करने के लिए बाहर जो पॉट दिया था इसको घुमाने से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा बूस्ट करंट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एच बी एल चार्जर है, दूसरे हैं, ये भी सेम है फ्रेंड्स, मतलब ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, मतलब सारे चार्जर्स में अनाउंसिएशन है और ये सारे हमारा मीटरिंग इंडिकेशंस रहते हैं फ्रेंड्स। और हमारा ये पॉट है, डिफरेंट पॉट है हमारा, फ्लोट मतलब फ्लोट वोल्टेज को मतलब चार्जर ऑन और ऑफ करने, चार्जर ऑन करने के लिए एक पुश बटन है और बूस्ट में डालने के लिए एक पुश बटन है। और फ्लोट बूस्ट का फ्लोट मोड में इसका वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए और बूस्ट मोड में इसका करंट को एडजस्ट करने के लिए पॉट दिया गया था। ऐसा इसका ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है। ये सब है फ्रेंड्स, बेसिकली चार्जर 1 चार्जर 2 के लिए है फ्रेंड्स। ये हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, और हम हमारा इसका पार्ट 2 वीडियो में हम इसका जो अलार्म्स और इसका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जर्स हैं और इसका ट्रबल शूटिंग हम डिस्कस कर देंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।